अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 13। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? ये कहता है कि नॉर्मली होता यो है कि ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम नेगेटिव चार्जेस भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो क्यों? जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल है, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दोस्तों हमें पता है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स एटम्स से मिलकर बने हैं और एटम्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं सपोज करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है कार्बन से बना है। इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट में कार्बन्स के एटम्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक एटम है कार्बन की। यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके मुकाबले में उस ऑब्जेक्ट पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो जब इन दोनों की अमाउंट इक्वल है तो फिर वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट्स जो है अगर उस पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ डज शफलिंग फिट अक्रॉस कारपेट कॉज हेयर टू स्टैंड ऑन आवर बॉडी। ये कहता है कि अगर हम कारपेट पे चल रहे होते हैं, अपने पाँव को रब करते हैं कारपेट के साथ, तो हमारी बॉडी पे जो हेयर है, जो बाल है, वो खड़े हो जाते हैं। क्यों? दोस्तों हमने पढ़ा है कि जब रबिंग का अमल होता है तो रबिंग के दौरान एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्जेस आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम एक ग्लास रॉड को रब करते हैं विद सिल्क, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क के कपड़े पे। तो हम कहते हैं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पे भी जब हम कारपेट पे चलते हैं तो यहाँ पे रबिंग का अमल होता है। हम अपने पाँव को रब करते हैं विद द कारपेट। तो होता यू है कि सम इलेक्ट्रॉन्स कारपेट से हमारे पाँव में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो गए तो नेगेटिव चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू रिपल्शन हमारी बॉडी के जो हेयर है दे स्टैंड, वो खड़े हो जाते हैं। Question number 3 says that why neutral objects are always attracted by charged object, not repelled. ये कहता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट तमाम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। क्यों? ये इसी वजह से कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। मींस के द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। दैट्स वाई वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। जब हम उसके करीब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट मैं इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब ले आता हूं, तो होता यह है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस रीअरेंज हो जाते हैं। नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड्स द चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होते हैं बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस अरेंजमेंट के बाद होता यह है कि ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से एक न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती।
Question number 4 says that why the pieces of paper initially attracted by charge comb fly away when they touch it. ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कंघी है जो कि चार्ज है, वो क्यों पीस ऑफ पेपर को इनिशियली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद रिपेल करती है। इसकी वजह यह है कि जब चार्ज कॉम को हम किसी पीस ऑफ पेपर के करीब ले आते हैं तो चूंकि वो न्यूट्रल है पीस ऑफ पेपर, तो सबसे पहले ये होता है कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस रीअरेंज होते हैं। अगर कॉम नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। तो इसी वजह से पेपर और कंघी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो जो चार्ज कंघी है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं टू दी पीस ऑफ पेपर। तो मींस के टच करने के बाद पीस ऑफ पेपर पे नेगेटिव चार्जेस आ गए और ऑलरेडी कंघी जो है उस पे भी नेगेटिव चार्जेस आए। तो सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस चूंकि ट्रांसफर हो गए टू दी पीस ऑफ पेपर और सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस कंघी पे रह गए तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो आफ्टर टचिंग ईच अदर ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इज इट नेसेसरी फॉर ए चार्ज बॉडी एक्चुअली टू टच ए बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप फॉर द लीव्स टू डाइवर्ज? डिफेंड योर आंसर। ये कहता है कि क्या ये ज़रूरी है एक चार्ज बॉडी के लिए कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की जो बॉल है जो स्फेयर है उसको टच करें और टच करने के बाद जो लीव्स है इलेक्ट्रोस्कोप की वो डाइवर्ज करे एक दूसरे। मीन्स कि चार्ज बॉडी के लिए ये ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रोस्कोप की स्फेयर को या बॉल को टच करे जिससे इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स है वो डाइवर्ज करे। तो इसका आंसर यह है कि यस, जब एक चार्ज बॉडी फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो इलेक्ट्रिक स्कोप की स्फेयर को टच करता है तो टच करने के बाद ये होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप से नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर होते हैं टू द पॉजिटिवली चार्ज रॉड और इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप पे चूंकि पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं दैट्स व्हाई दे डाइवर्ज ईच अदर, एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। Question number 6 says that how electrostatic painting is better than conventional spray painting. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं तो उसको हम डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट वे से स्प्रे करते हैं, उसको कलर करते हैं। एक कन्वेंशनल स्प्रे होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को कलर करते हैं और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग एक प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको कलर करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग प्रोसेस जो है उसमें यह होता है कि जो स्प्रे गन होता है, ये स्प्रे गन है, इसके नोजल से जब पेंट गुजरती है तो वो चार्ज हो जाती है ड्यू टू दी फ्रिक्शन। और मैं सपोज करता हूं कि ये पेंट पॉजिटिवली, चूंकि इस प्रोसेस में जिस ऑब्जेक्ट को पेंट करना होता है, जिसको कलर करना होता है, उसको ग्राउंड किया जाता है, उस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पेंट पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो लिहाजा जब हम इस गन के थ्रू स्प्रे कराते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पेंट जो है वो ज्यादा देर तक उस ऑब्जेक्ट पे रहता है। हम जब नॉर्मल स्प्रे से पेंट करते हैं तो पेंट आफ्टर सम टाइम उतर जाता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के थ्रू पेंट करें तो उसकी टाइमिंग ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक ऑब्जेक्ट पे पेंट रहता है। तो that's why electrostatic painting is better than conventional spray painting. Question number 7 says that why are lightning rods normally at higher elevation than the buildings they protect? ये कहता है कि लाइटिंग रॉड्स को बिल्डिंग से कुछ हाइट पे लगाए जाते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं डेंजर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे हमने ये कहा था कि क्लाउड्स के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वहां पे फ्रिक्शन का अमल होता है क्योंकि वो मूव करते हैं। तो अपर साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं क्लाउड्स के और क्लाउड्स के लोअर साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। जब ये चार्जेस इंतहाई ज्यादा हो जाते हैं
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़मीन तक पहुंचता है। ज़मीन में भी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस ज़मीन के अपर सरफेस पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस ज़मीन के लोअर सरफेस पे आ जाते हैं। जब क्लाउड्स पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से एयर जो है वो कंडक्टर बन जाता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स दी अर्थ। और हमें पता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जिस बिल्डिंग पे गिरते हैं वो डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइटिंग रॉड्स को सम हाइट पे लगाते हैं बिल्डिंग से, ताकि वो चार्जेस सबसे पहले लाइटिंग रॉड पे गिरे। चूंकि लाइटिंग रॉड कनेक्टेड होता है अर्थ के साथ, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लाइटिंग रॉड यहाँ पे लगाया गया है और ये कनेक्टेड है इस वायर के थ्रू जमीन के साथ। तो यहाँ से जब लाइटिंग आती है यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो इस लाइटिंग रॉड के थ्रू जमीन तक फ्लो करते हैं और ये बिल्डिंग महफूज रहता है। Question number 8 says that what would happen if two insulating plates are used instead of conducting plates to construct a capacitor? दोस्तों हमें पता है कि कैपेसिटर में दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं और उसके दरमियान एक इंसुलेटर रखा जाता है। और जब हम उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो होता यूँ है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन या दो तीन इलेक्ट्रॉन ये बैटरी अट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये प्रोसेस है कैपेसिटर की। अब अगर हम ऐसा करें कि कंडक्टर की बजाय इंसुलेटर यूज़ करें, तो चूंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना बहुत मुश्किल होता है इंसुलेटर में। अगर ये इंसुलेटर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज कम्पेयर टू कंडक्टर ये मुश्किल होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करके इस प्लेट पे ले आए ताकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए। दूसरी बात यह है कि हम कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर इसलिए कि यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है ये एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर ना हो जाए। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करके यहाँ पे लाने हैं तो हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज देनी होती है और बहुत ज्यादा वोल्टेज पे एयर कंडक्टर बन जाता है। तो अगर ये इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर हो गया तो ये एक बॉडी हो गई है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो सकते हैं और यहाँ से वहाँ तक चार्जेस ट्रांसफर हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा वोल्टेज दें ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ तक आ जाए। तो फिर इस सिचुएशन में इसके दरमियान जो इंसुलेटर रखा जाता है वो कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ से इन दोनों प्लेट्स में से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम इंसुलेटर को यूज नहीं करते, कंडक्टर को यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 says that the sum of charges on both plates of capacitor is 0. What does a capacitor store? ये कहता है कि कैपेसिटर के प्लेट पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। इट मीन्स के रिजल्टेंट चार्ज जो है वो 0 होता है कैपेसिटर पे। तो हम स्टोर क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या होता है चार्जेस को स्टोर करने का। दोस्तों हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, जब कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चार्जेस को स्टोर करने का असल मकसद एनर्जी को स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे जब हम चार्जेस को स्टोर करते हैं इट मीन्स कि हम चार्जेस पे वर्क करते हैं और वो वर्क स्टोर होती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो जब हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये बैटरी इस चार्ज पे काम करती है और ये काम यहाँ पे इस कैपेसिटर में स्टोर होता है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर हम तीसरा चार्ज ले आए तो उस पर भी हमने काम करना होता है।
और वो काम स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर में चार्जेस को स्टोर करने का असल मकसद एनर्जी को स्टोर करना होता है। Question number 10 says that if you wish to store a large number of energy in capacitor bank, would you connect capacitor in series or parallel? ये कहता है कि अगर एक कैपेसिटर बैंक है, यानी मीन्स के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, उसको आपने कनेक्ट करना है और उसके थ्रू आपने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करना है, तो आप उन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? इसका आंसर ये है कि हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज होता है। तो जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है। दोस्तों, हमें पता है कि एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर होती है इन कैपेसिटर। आपकी बुक में ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। यहाँ पे हाफ C जो है ये C इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, V स्क्वायर। ये इक्वेशन है फॉर द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस कंसीडर करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ये इक्वल होता है 1/C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। फॉर एग्जांपल 2 कैपेसिटर मैं कंसीडर करता हूँ। अब मैं सपोज करता हूँ कि C1 और C2 जो है दोनों इक्वल है C के, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। तो इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई C। अब इसको मैं लिखता हूँ कि C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट की जगह मैं लिखता हूँ C डिवाइडेड बाई 2 इंटू V स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4 C इंटू V स्क्वायर। तो ये उस केस में है जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। अब अगर हम ऐसा करें कि इन कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कंबाइन करें, तो हमें पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मीन्स कि इट इज इक्वल टू 2C। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू हाफ इंटू C इक्विवेलेंट की जगह 2C है इंटू V स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसल, तो U इज इक्वल टू C इंटू V स्क्वायर। अब देखो, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 2 को देखें और इक्वेशन 3 को देखें तो ये CV स्क्वायर डिवाइडेड है 4 पे और यहाँ पे CV स्क्वायर है। अगर मैं कहूँ कि CV स्क्वायर जो है ये 8 के बराबर है, तो इक्वेशन 2 के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 जूल। और इन केस ऑफ इक्वेशन 3 एनर्जी विल बी इक्वल टू 8 जूल। ये केस है पैरेलल कॉम्बिनेशन की और ये केस है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो लिहाजा अगर हमारे पास कैपेसिटर्स है और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी को हमने ज़्यादा स्टोर करना होता है, तो उसको हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 13। थैंक यू।